आज हम एक ऐसे दस्तावेज की परतों को खोलेंगे जो सिर्फ एक भाषण नहीं बल्कि आजाद भारत के लिए एक तरह का यूजर मैनुअल और एक चेतावनी पत्र दोनों था। बिल्कुल। सोचिए, संविधान को स्वीकार किए जाने से ठीक एक दिन पहले 25 नवंबर 1949 और संविधान सभा के सामने डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर खड़े हैं। हाँ, और वो सिर्फ संविधान बनाने की प्रक्रिया का हिसाब किताब नहीं दे रहे थे। नहीं, वो तो भविष्य के भारत के लिए कुछ ऐसे टाइम बॉम्ब्स भी बता रहे थे जो अगर समय पर डिफ्यूज नहीं किए गए तो सब कुछ तबाह कर सकते हैं। और आज हम उन्हीं चेतावनियों को समझने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि क्या वो बम आज भी टिक टिक कर रहे हैं। ये बहुत दिलचस्प नजरिया है क्योंकि ये भाषण असल में दो हिस्सों में बटा हुआ लगता है ना? हाँ, बिल्कुल। पहले हिस्से में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर एक कमेटी के चेयरमैन की तरह बात करते हैं, अपने काम का बचाव कर रहे हैं, आलोचकों को जवाब दे रहे हैं, सबका धन्यवाद कर रहे हैं। और फिर लेकिन दूसरे हिस्से में वो उस चेयरमैन की कुर्सी से उठकर एक राष्ट्र पुरुष, एक भविष्यवक्ता की भूमिका में आ जाते हैं। और यही दूसरा हिस्सा इस भाषण को अमर बनाता है। तो चलिए पहले हिस्से से ही शुरू करते हैं। उन्होंने अपनी और अपनी समिति की आलोचना का जवाब कैसे दिया? एक आरोप तो यही था कि संविधान बनाने में बहुत ज्यादा समय लगा दिया गया। हाँ, और उन्होंने इसका जवाब सिर्फ भावनाओं से नहीं बल्कि तथ्यों और तर्कों से दिया। उन्होंने सीधे सीधे तुलना की। अच्छा। बताया कि भारत को 2 साल 11 महीने और 17 दिन लगे। फिर आंकड़े रखे कि अमेरिका को संविधान बनाने में 4 महीने से भी कम लगे, कनाडा को करीब 2.5 साल, ऑस्ट्रेलिया को 9 साल। 9 साल? जी, 9 साल। और दक्षिण अफ्रीका को लगभग 1 साल। इसके बाद उन्होंने कहा कि अमेरिकी संविधान में सिर्फ 7 अनुच्छेद हैं, हमारे में 395। उनका इशारा साफ था कि इतने बड़े, इतने विविध देश के लिए एक विस्तृत संविधान बनाने में समय लगना स्वाभाविक था। और इसी दौरान वो ड्रिफ्टिंग कमेटी वाली मजेदार कहानी आती है ना? बिल्कुल। संविधान सभा के एक सदस्य थे नजीरुद्दीन अहमद। उन्होंने मसौदा समिति यानी ड्राफ्टिंग कमेटी पर तंज कसते हुए उसे ड्रिफ्टिंग कमेटी कह दिया था। मतलब एक ऐसी समिति जो दिशाहीन है, बस भटके जा रही है। हाँ। इस पर डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर का जवाब तो मतलब किसी भी रचनात्मक काम करने वाले के लिए एक सबक जैसा है। कमाल का जवाब था। उन्होंने उस आलोचना को ही सम्मान में बदल दिया। उन्होंने कहा, मैं इस बात से अनजान हूं कि ड्रिफ्टिंग कमेटी का मजाक उड़ाने के लिए कितना दिमाग चाहिए, लेकिन मैं ये जानता हूं कि उद्देश्य के बिना भटकने में और महारत के साथ बेहतरीन विचारों की खोज में रास्ता बदलने में फर्क होता है। वाह, मतलब हम भटक नहीं रहे थे, हम सबसे अच्छे रास्ते की तलाश कर रहे थे और जरूरत पड़ने पर अपना रास्ता बदलने से डरते नहीं थे। ये आत्मविश्वास दिखाता है। और इसी आत्मविश्वास के साथ एक गहरी विनम्रता भी झलकती है। उन्हें संविधान का शिल्पकार कहा जाता है, लेकिन उन्होंने कभी अकेले श्रेय नहीं लिया। कभी नहीं। उन्होंने संवैधानिक सलाहकार सर BN राव का जिक्र किया, जिन्होंने संविधान का एक मोटा खाका तैयार किया था। उन्होंने मुख्य ड्राफ्ट्समैन SN मुखर्जी की तारीफ में कहा कि उनकी कानूनी भाषा पर पकड़ इतनी जबरदस्त थी कि उनके बिना ये काम इतना जल्दी पूरा हो ही नहीं पाता। एक इतने बड़े नेता का एक प्रशासनिक अधिकारी के काम की इस तरह खुलकर तारीफ करना, बिल्कुल, ये बड़ी बात थी। बहुत बड़ी बात। लेकिन जो बात मुझे सबसे ज्यादा दिलचस्प लगी वो थी उनका अपने आलोचकों को धन्यवाद देना। उन्होंने कांग्रेस पार्टी के अनुशासन की तो तारीफ की, पर साथ ही HV कामत जैसे विद्रोही सदस्यों का भी शुक्रिया अदा किया। ये थोड़ा अजीब नहीं लगता? नहीं, ये लोकतंत्र की सबसे खूबसूरत समझ को दिखाता है। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने कहा कि अगर सदन में सिर्फ अनुशासन होता और सब हाँ में हाँ मिलाते तो ये यस मैन का झुंड बन जाता। HV कामत, PS देशमुख, सिद्धवा जैसे सदस्यों ने लगातार सवाल उठाए, बहस की, हर अनुच्छेद को चुनौती दी। उनकी वजह से समिति को हर प्रावधान पर 2 बार सोचना पड़ा, उसे और मजबूत बनाना पड़ा। तो वो कह रहे थे कि एक मजबूत लोकतंत्र के लिए अनुशासन जितना जरूरी है, उतनी ही जरूरी असहमति और सवाल उठाने की हिम्मत भी है। तो एक तरह से वो बचाव और धन्यवाद के साथ पहले हिस्से को समाप्त करते हैं। लेकिन जैसा आपने कहा, यहीं से भाषण का असली चेहरा सामने आता है। वो चेयरमैन की भूमिका से निकलकर एक स्टेट्समैन की भूमिका में कैसे आते हैं। वो एक बहुत ही मौलिक और डरावना सवाल पूछते हैं। क्या हमारा संविधान सफल होगा? और फिर इसका जवाब खुद नहीं देते बल्कि आने वाली पीढ़ियों पर यानी हम पर छोड़ देते हैं। अच्छा। वो कहते हैं कि संविधान कितना भी अच्छा क्यों ना हो, अगर उसे चलाने वाले लोग बुरे हैं तो वो बुरा ही साबित होगा, और एक बुरा संविधान भी अच्छे लोगों के हाथ में आकर अच्छा काम कर सकता है। यहां से वो भविष्य की तरफ देखना शुरू करते हैं
और भारत के सामने खड़े 3 बड़े खतरों की बात करते हैं। पहला खतरा तो आज सुनने में थोड़ा अजीब लगता है कि क्या भारत अपनी आज़ादी फिर से खो देगा। 1949 में आज़ादी मिलने के ठीक 2 साल बाद ये डर कितना वास्तविक रहा होगा। ये डर उनके इतिहास के गहरे अध्ययन से आया था। उन्होंने याद दिलाया कि भारत ने अपनी आज़ादी बाहरी दुश्मनों से ज्यादा अपनों के ही विश्वासघात के कारण खोई है। उन्होंने कुछ उदाहरण भी दिए थे शायद। हाँ, दिए थे। उन्होंने राजा दाहिर के सेनापति का उदाहरण दिया जिसने मोहम्मद बिन कासिम से रिश्वत ले ली थी। उन्होंने जयचंद का जिक्र किया जिसने पृथ्वीराज चौहान के खिलाफ मोहम्मद गोरी को बुलाया था। उन्होंने शिवाजी के समय का उदाहरण दिया जब दूसरे मराठा और राजपूत सरदार मुगलों के लिए लड़ रहे थे। तो वो इन ऐतिहासिक उदाहरणों से भविष्य के लिए क्या चेतावनी दे रहे थे? उनकी चेतावनी एकदम साफ थी। वो कह रहे थे कि अगर भविष्य में राजनीतिक दल देश से ऊपर अपनी विचारधारा, अपने क्रीड को रखेंगे तो हमारी आज़ादी एक बार फिर खतरे में पड़ सकती है। क्रीड, ये शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत। आज के संदर्भ में ये क्रीड क्या है? क्या ये कोई राजनीतिक विचारधारा है, कोई धार्मिक पहचान है या कुछ और? ये सवाल वो हम पे छोड़ गए। जब पार्टी देश से बड़ी हो जाए तो खतरे की घंटी बजने लगती है। ये तो हुई पहली चिंता। अब आते दूसरे खतरे पर, जो सीधे सीधे लोकतंत्र को बचाने से जुड़ा था। इसके लिए उन्होंने एक तरह का 3 पॉइंट एक्शन प्लान दिया। हाँ, और उसका पहला और सबसे विवादास्पद बिंदु था सामाजिक और आर्थिक लक्ष्यों को पाने के लिए सिर्फ और सिर्फ संवैधानिक तरीकों का इस्तेमाल करना। मतलब? उन्होंने साफ शब्दों में सविनय अवज्ञा, असहयोग और सत्याग्रह जैसे आंदोलनों को छोड़ने की वकालत की और इसके लिए एक बहुत ही शक्तिशाली मुहावरे का इस्तेमाल किया, ग्रामर ऑफ एनर्की। अराजकता का व्याकरण। जी, अराजकता का व्याकरण। रुकिए, ये तो एक विरोधाभास जैसा लगता है। जिन अहिंसक तरीकों ने हमें आज़ादी दिलाई, उन्हीं को डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर आज़ाद भारत में अराजकता कह रहे थे। क्या ये गांधीवादी सिद्धांतों से एक तरह का विश्वासघात नहीं माना जा सकता था? सवाल उठना स्वाभाविक है और उन्होंने इसका जवाब भी दिया। उनका तर्क बहुत व्यवहारिक था। क्या तर्क था? उन्होंने कहा कि जब आपके पास अपनी बात कहने, अपनी सरकार बदलने का कोई संवैधानिक रास्ता न हो, तब ये तरीके जायज हैं। लेकिन 26 जनवरी 1950 के बाद जब आपके पास वोट देने का अधिकार है, संसद में अपने प्रतिनिधि भेजने का अधिकार है, अपनी सरकार बनाने का अधिकार है, तब सड़कों पर आंदोलन करना, अपनी ही बनाई हुई व्यवस्था के खिलाफ जाना है। ये अराजकता है और इसे जितनी जल्दी छोड़ दिया जाए, देश के लिए उतना अच्छा है। ठीक है, तो पहला नियम था संविधान का रास्ता अपनाओ। दूसरा नियम क्या था? ये तो नेताओं से ज्यादा आम जनता के लिए था। हाँ, ये था व्यक्ति पूजा यानी हीरो वर्शिप से बचना। हीरो वर्शिप। उन्होंने बहुत कठोर शब्दों में चेतावनी दी कि राजनीति में भक्ति या अंधभक्ति तानाशाही की ओर ले जाने वाला एक पक्का और सीधा रास्ता है। उन्होंने जॉन स्टुअर्ट मिल को उद्धृत करते हुए कहा कि किसी भी महान व्यक्ति के चरणों में अपनी स्वतंत्रता को समर्पित मत करो, या उस पर इतनी शक्ति के लिए भरोसा मत करो कि वो आपके संस्थानों को ही नष्ट कर दे। सही कहा। उन्होंने आयरलैंड के एक देशभक्त का भी जिक्र किया था जिनकी बात बहुत असरदार है। डेनियल ओ'कॉनेल। उन्होंने उनका प्रसिद्ध वाक्य दोहराया, कोई भी पुरुष अपने सम्मान की कीमत पर किसी का आभारी नहीं हो सकता, कोई भी महिला अपने शील की कीमत पर किसी के आभारी नहीं हो सकती और कोई भी राष्ट्र अपनी स्वतंत्रता की कीमत पर किसी का आभारी नहीं हो सकता। मतलब साफ है, आभार व्यक्त कीजिए, सम्मान कीजिए, लेकिन अपनी आजादी और सवाल पूछने का हक किसी के पैरों में गिरवी मत रख दीजिए। बिल्कुल। संवैधानिक रास्ते, व्यक्ति पूजा से बचाओ। और तीसरा स्तंभ क्या था लोकतंत्र को बचाने का? तीसरा और उनके अनुसार सबसे महत्वपूर्ण, सिर्फ राजनीतिक लोकतंत्र से संतुष्ट न होना। उनका मानना था कि राजनीतिक लोकतंत्र की इमारत तब तक खड़ी नहीं रह सकती जब तक उसकी नींव में सामाजिक लोकतंत्र न हो। और यहीं से वो अपने भाषण के उस हिस्से पर आते हैं जो आज भी हमें सबसे ज्यादा झकझोरता है। आप विरोधाभासों से भरे जीवन की बात कर रहे हैं। बिल्कुल। चलिए एक पल के लिए यहां रुकते हैं। ये एक ऐसी भविष्यवाणी है जो दिल दहला देती है। डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर कहते हैं कि 26 जनवरी 1950 को हम एक विरोधाभासी जीवन में प्रवेश करने जा रहे हैं। एक विरोधाभासी जीवन? हाँ, एक तरफ राजनीति के क्षेत्र में हमारे पास समानता होगी। एक व्यक्ति, एक वोट, एक मूल्य का सिद्धांत लागू होगा। प्रधानमंत्री का वोट और एक आम मजदूर का वोट, दोनों की कीमत बराबर होगी। ये तो लोकतंत्र की सबसे बड़ी जीत थी, लेकिन विरोधाभास कहाँ था?
विरोधाभास हमारे सामाजिक और आर्थिक जीवन में था। वो कहते हैं कि राजनीति में समानता का जश्न मनाते हुए हम अपने सामाजिक और आर्थिक ढांचे में असमानता को बनाए रखेंगे। अच्छा। सामाजिक रूप से हमारे यहाँ सिर्फ अमीर गरीब की असमानता नहीं है, बल्कि श्रेणीबद्ध असमानता है। मतलब एक ऐसी सीढ़ीनुमा व्यवस्था जहाँ जातियों का एक पदानुक्रम है, जिसमें कुछ जातियां ऊपर हैं और कुछ नीचे, और हर कोई अपने से नीचे वाले से श्रेष्ठ महसूस करता है। बिल्कुल। और आर्थिक स्तर पर भी यही असमानता है। कुछ लोगों के पास अपार संपत्ति होगी और एक बहुत बड़ी आबादी भयानक गरीबी में जिएगी। और फिर वो चेतावनी देते हैं जो इस भाषण का दिल है। हाँ, वो पूछते हैं, हम कब तक इस विरोधाभासों से भरे जीवन को जीते रहेंगे? हम कब तक अपने सामाजिक और आर्थिक जीवन में समानता को नकारते रहेंगे? और फिर वो कहते हैं कि अगर हमने इसे नहीं बदला तो इस असमानता से पीड़ित लोग राजनीतिक लोकतंत्र के उस ढांचे को उड़ा देंगे जिसे इस सभा ने इतनी मेहनत से खड़ा किया है। ये कोई घुमा फिराकर कही गई बात नहीं थी। नहीं है, ये एक सीधी चेतावनी थी कि भूखे पेट और अपमानित समाज को वोट का अधिकार ज्यादा दिनों तक शांत नहीं रख सकता। राजनीतिक समानता और सामाजिक आर्थिक असमानता का ये जो विरोधाभास है, ये एक विस्फोटक स्थिति है। तो इस गहरे और खतरनाक विरोधाभास का समाधान क्या था? उन्होंने कोई रास्ता भी तो सुझाया होगा। एक ही रास्ता सुझाया, और वो रास्ता हमारे संविधान की प्रस्तावना में भी लिखा है, बंधुता, फ्रेटर्निटी। बंधुता। उन्होंने साफ कहा कि स्वतंत्रता और समानता बंधुता के बिना टिकी नहीं सकते। वो एक दूसरे से अलग नहीं किए जा सकते। बंधुता के बिना स्वतंत्रता कुछ लोगों का बाकी लोगों पर शासन बन जाएगी, और बंधुता के बिना समानता एक बेजान मशीनी नियम बनकर रह जाएगी। लेकिन ये बंधुता, ये भाईचारा आएगा कहाँ से? ये तो कोई कानून बनाकर लागू नहीं किया जा सकता। नहीं किया जा सकता। और इसीलिए डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर एक बहुत कड़वी लेकिन ईमानदार सच्चाई को स्वीकार करते हैं। क्या? वो कहते हैं कि बंधुता तभी संभव है जब हम सब भारतीय खुद को एक राष्ट्र माने। और फिर वो कहते हैं कि हजारों जातियों में बटा भारतीय समाज सामाजिक और मनोवैज्ञानिक रूप से अभी एक राष्ट्र बना ही नहीं है। और यहीं पर वो जातियों के बारे में वो बयान देते हैं जो आज भी कई लोगों को असहज कर सकता है। वो जातियों को राष्ट्र विरोधी यानी एंटी नेशनल कहते हैं। हाँ, और वो इसका तर्क भी देते हैं। वो कहते हैं कि जातियां राष्ट्र विरोधी हैं, पहली बात क्योंकि वो सामाजिक जीवन में विभाजन पैदा करती हैं, और दूसरी जो ज्यादा महत्वपूर्ण है वो ये कि वो अलग अलग जातियों के बीच ईर्ष्या और द्वेष पैदा करती हैं। जब तक हम जाति की पहचान को मिटाकर सिर्फ भारतीय होने की एक साझा पहचान को नहीं अपनाते, तब तक सच्ची बंधुता और एक सच्चे राष्ट्र का निर्माण असंभव है। यह उनका अंतिम और सबसे मजबूत तर्क था। तो कुल मिलाकर ये भाषण सिर्फ एक रिपोर्ट कार्ड नहीं था, बल्कि भविष्य का एक रोड मैप था और एक बहुत ही गंभीर चेतावनी पत्र भी। बिल्कुल। अंत में उन्होंने जिम्मेदारी की भावना पर बहुत जोर दिया। हाँ, उन्होंने कहा कि अब तक हम अपनी नाकामियों के लिए अंग्रेजों को दोष दे सकते थे, लेकिन अब अगर कुछ भी गलत होगा तो उसके लिए दोष देने वाला कोई नहीं होगा सिवाय हमारे। सारी जिम्मेदारी अब हमारी है। और जाते जाते वो सोचने के लिए एक ऐसा विचार छोड़ जाते हैं जो आज के डिजिटल युग में, जब प्रदर्शन और डिलीवरी ही सब कुछ माने जाते हैं, शायद सबसे ज्यादा प्रासंगिक है। वो विचार लोकतंत्र के भविष्य से ही जुड़ा है। वो एक संभावना जताते हैं कि शायद भविष्य में लोग जनता द्वारा चलाए जाने वाले शासन, मतलब गवर्नमेंट ऑफ द पीपल बाय द पीपल की अवधारणा से ऊब जाएं। हाँ, हो सकता है कि उन्हें प्रक्रिया में कोई दिलचस्पी ना रह जाए और वो सिर्फ नतीजों में दिलचस्पी रखें। मतलब उन्हें सिर्फ जनता के लिए अच्छा शासन चाहिए, गवर्नमेंट फॉर द पीपल, भले ही वो जनता द्वारा ना चलाया जा रहा हो। हाँ, यानी लोगों को बस अच्छा प्रशासन, विकास और सुविधाएं चाहिए, और उन्हें इस बात से फर्क नहीं पड़ेगा कि ये एक लोकतांत्रिक सरकार दे रही है या कोई तानाशाह। ये तो किसी भी लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा खतरा है। बिल्कुल। और इसीलिए उनका निष्कर्ष था कि अगर हमें जनता द्वारा शासन की व्यवस्था को बचाए रखना है, उसे जिंदा रखना है, तो हमें जनता के लिए सरकार के कर्तव्यों को पूरी ईमानदारी और तेजी से निभाना होगा। उन सभी सामाजिक और आर्थिक समस्याओं को हल करना होगा जिनकी वजह से लोगों का लोकतंत्र की प्रक्रिया से ही विश्वास उठ सकता है। सही कहा। उनका ये सवाल कि क्या हम प्रक्रिया को नतीजों के लिए कुर्बान कर देंगे, आज भी हमारे सामने उतना ही जिंदा खड़ा है। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, और ऐसी ही किताबों व विचारों के लिए किताब सार को सब्सक्राइब करें। आप सभी को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं।